हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 2 जो क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पार्ट 3 को, जिसमें आज हम डिटेल में पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सारे लिविंग वर्ल्ड को हमने कितने 5 किंगडम्स में क्लासीफाई कर दिया है। फर्स्ट था मोनेरा, सेकेंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंजाई, फोर्थ इज प्लांटे एंड फिफ्थ इज एनिमेलिया। हमने किंगडम मोनेरा को प्रीवियस पार्ट में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम अगला जो पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब प्रोटिस्टा होते क्या है? इट इंक्लूड्स सिंगल सेल यूकैरियोट्स। अब आपको ये तो पता था सिंगल सेल मतलब किसकी बात चल रही है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तो मोनेरा में भी थे, लेकिन मोनेरा और प्रोटिस्टा डिफरेंट कहाँ पे हो जाते हैं? एट द लेवल ऑफ दिस। जो मोनेरा है उसमें आते थे सारे प्रोकैरियोट्स और जो प्रोटिस्टा है उसमें आते हैं सारे यूकैरियोट्स। तो यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स को किस में रख दिया? मोनेरा में। और यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स ये किस में आएंगे? ये आते हैं प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा कैसा किसका किंगडम है? आपको समझ में आ गया ना? ये किंगडम है यूनिसेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का। आगे देखते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। अब ऑब्वियस सी बात है कि यूकैरियोटिक सेल है, तो जब यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होगी। साथ ही साथ में अब और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे। यूकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ही होती है कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। आगे, सम हैव फ्लैजुला एंड सीलिया। अब फ्लैजुला और सीलिया की बात क्यों की है? अगर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल होती तो उसमें हम क्या बोलते हैं? फ्लैजुला एंड पिलाई। ठीक है, लेकिन ये एक प्रोकैरियोटिक सेल, ये एक यूकैरियोटिक सेल है प्रोटिस्टा, तो इसीलिए इसमें यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फ्लैजुला और सीलिया है और ये दोनों ही उसको मोबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, उसको मोशन में हेल्प करेंगे, उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है उस चीज़ में ये हेल्प करेंगे। आगे आपको बात समझ? ओके, आगे देखें। अगर हम आगे देखेंगे तो प्रोटिस्टा रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। क्या मतलब है इसका? जैसे हमने मोनेरा में देखा था कि वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। सिमिलरली प्रोटिस्टा में भी रिप्रोडक्शन दोनों टाइप से हो सकता है, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब एसेक्सुअल में क्या होगा? माइटोसिस या सिंपली सेल डिवीजन। सिंपली एसेक्सुअल डिवीजन में क्या होगा कि एक सिंगल सेल है और वो स्प्लिट होके दो नई सेल बन जाएगी। तो दिस इज सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मियोसिस क्रिएट्स सेक्स सेल्स, टू सेक्स सेल्स जॉइन टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। दिस डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटिस्ट। अब यहाँ पे पहली बात तो माइटोसिस लिखा है और दूसरी बात सेक्सुअल में यहाँ पर मियोसिस लिखा है। माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या आ जाएगा? माइटोसिस का मतलब है कि सेम टाइप ऑफ सेल क्रिएट होंगी, सिंपली एक सेल होगी और ये एक सेल डिवाइड होके दो नई सेल्स बना लेगी एंड दिस डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस। तो इसमें कुछ भी नया, कुछ भी जेनेटिक कॉम्बिनेशन, कुछ भी ऐसा कुछ भी क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहां पे क्या लिखा हुआ? मियोसिस लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे होगा मियोसिस और पहले बनेंगे गैमेट्स। क्या बनेंगे? मियोसिस होगा और मियोसिस से क्या बनेंगे? गैमेट्स। और फिर क्या होगा? मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, मेल गैमेट बनेगा और फाइनली दोनों फ्यूज होके क्या बना लेंगे? दोनों फ्यूज होके बना लेंगे जाइगोट। दोनों फ्यूज होके क्या बना लेंगे? जाइगोट। तो इस तरीके से इसमें होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको क्या क्लियर हो गया कि प्रोटिस्टा में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखेंगे न्यूट्रिशन। तो अभी आपने रिप्रोडक्शन देख लिया, अब आप देखते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है? न्यूट्रिशन दो ही टाइप का हो सकता है, या तो वो हो सकते हैं ऑटोट्रॉप्स या तो वो हो सकते हैं हेटेरोट्रॉप्स। आपने एज सच इन जनरल अभी तक यही देखा है, लेकिन यहाँ बात करें तो ठीक है, ऑटोट्रॉप्स एक्सेप्टेबल। क्या लिखा हुआ है? कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट वो सेल ऑर्गेनल होते हैं तो जनरली जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? क्लोरोफिल। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ओके,
प्रोटिस्टा जो होते हैं उनमें कुछ में क्लोरोप्लास्ट होगा जिसमें प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल, जो किसमें हेल्प करेगा, जो अल्टीमेटली हेल्प करेगा इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसलिए वो हो गए ऑटोट्रॉप्स। सेकेंड बात करें तो दीज कुड बी हेट्रोट्रॉप्स। तो हेट्रोट्रॉप्स में क्या होगा, एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इंजेस्ट लार्ज फूड पार्टिकल। तो जो हेट्रोट्रॉप्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है, वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, वो ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं, ऑर्गेनिक को कंज्यूम करते हैं और वापस से ऑर्गेनिक में ही कन्वर्ट हो जाता है। ऑटोट्रॉप्स की कैरेक्टरिस्टिक कि वो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हेट्रोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, सिंपली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम करेंगे और लार्जर फूड पार्टिकल्स को भी साथ साथ में कंज्यूम करेंगे। तो ये क्या हो गए, हेट्रोट्रॉप्स। तीसरी बात यहाँ पे लिखी हुई है फैगोसाइटोसिस, एंड चौथी बात यहाँ पे लिखी हुई है मिक्सोट्रोप्स। फैगोसाइटोसिस एंड मिक्सोट्रोप्स। अब ये क्या होता है, फैगोसाइटोसिस एंड मिक्सोट्रोप्स? तो फैगोसाइटोसिस इज बेसिकली इनगल्फिंग। फैगोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है, इनगल्फ कर जाना। जैसे कि कोई एक ये सेल है इसको यहाँ पे कुछ भी फूड दिखा या कुछ भी, दिस इज ब्लैक इज फूड पार्टिकल। तो ये सेल क्या करती है, ये सेल यहाँ पे ऐसे करके एक्सटेंड होगी धीरे धीरे करके और इसके अराउंड कवरिंग बना लेगी, इसके इस ब्लैक फूड पार्टिकल के अराउंड कवरिंग बना लेगी और इसको अपने अंदर कंज्यूम कर लेगी। तो दिस इज इनगल्फमेंट, दिस इज इनगल्फमेंट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। किसी भी सॉलिड मैटर को सेल ने अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, कंज्यूम कर लिया, दिस इज फैगोसाइटोसिस। एंड व्हाट इज मिक्सोट्रोप्स, कंबाइंड फोटोसिंथेसिस एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मतलब मिक्सोट्रोपिक आप किसे बोलेंगे, मिक्स है, कॉम्बिनेशन है, मतलब कि उसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, मतलब दे आर ऑटोट्रॉप्स, और कभी कभार अगर नहीं हो पाया फोटोसिंथेसिस तो वो हेटेरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को या किसी दूसरी चीज़ पे कंज्यूम करके सरवाइव कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि चलो ठीक है आज हम खाना नहीं बना पाए, आज हम हेटेरोट्रॉप वाला फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाए तो हम धूप में खड़े हो जाते हैं, हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। हमारे पास ये वाला ऑप्शन नहीं है, हम चाहते हुए भी कभी भी ऑटोट्रॉप नहीं हो सकते, बिकॉज वी डोंट हैव द पिगमेंट क्लोरोफिल। बट इनमें क्या है, इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, तो इसीलिए कभी जरूरत पड़ने पे, कंडीशन आने पे इनमें मिक्सोट्रोप टाइप का न्यूट्रिशन भी देखा जा सकता है, जिसका क्या मतलब होता है, दे आइदर कुड बी, मतलब कंबाइन फोटोसिंथेसिस एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो होप सो आपको न्यूट्रिशन जो है प्रोटिस्ट का वो क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, इन जनरल मोस्ट प्रोटिस्ट रिक्वायर ऑक्सीजन टू परफॉर्म रेस्पिरेशन। अब क्या होता है, जनरली इन्होंने हमको ये बता दिया कि ज़्यादातर जो प्रोटिस्टा होते हैं वो कैसे होते हैं, एरोबिक। कैसे होते हैं वो, एरोबिक, मतलब उनको अपनी लाइफ प्रोसेसेस चलाने के लिए, उनको अपनी लाइफ में और मेटाबोलाइज करने के लिए और अपने और भी जो भी अदर फंक्शंस होते हैं उन सब को करने के लिए उनको क्या चाहिए होता है, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एज सच इन जनरल। लेकिन two type of protist however can do respire without oxygen। कुछ दो टाइप हैं प्रोटिस्ट के जो बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पायर कर सकते हैं। मतलब कि ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, एनएरोबिक। कैसे हो गई ये, एनएरोबिक। तो some parasitic protist and bottom dwelling ciliate। पैरासिटिक प्रोटिस्ट होगा इसका एग्जाम्पल, एंड बॉटम डवेलिंग सीलिएट्स। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो प्रोटिस्टा है उसका रेस्पिरेशन दोनों टाइप का हो सकता है, एरोबिक भी हो सकता है और एनारोबिक भी हो सकता है। एरोबिक में मोस्टली ज़्यादातर सारे आएंगे और एनारोबिक में कौन आता है, एनारोबिक के दो एग्जांपल्स हैं, पैरासिटिक प्रोटिस्ट एंड बॉटम ड्वेलिंग सीलिएट्स। ये एग्जांपल्स हैं ऑफ द एनारोबिक प्रोटिस्ट। तो दो एग्जांपल हैं, तो आई थिंक आपको ये याद रख लेने चाहिए, इन द लॉन्ग रन आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट। आपने मोनेरा का भी क्लासिफिकेशन पढ़ा था, अब वैसे हम यहाँ पे प्रोटिस्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो मैनी प्रोटिस्ट आर क्लासिफाइड बाय द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स। अब जैसे हर चीज़ को क्लासिफाई करने का एक बेसिस होता है ना, कि आपकी जैसे भी मर्जी हो आपने उठा के किसी को भी वैसे क्लासिफाई कर दिया, ऐसे नहीं होता। हर चीज़ को क्लासिफाई करने का एक प्रॉपर बेसिस होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें, मोस्ट प्रोटिस्टा आर क्लासिफाइड बाय देयर मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोटिस्टा का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया गया है कि कैसे प्रोटिस्टा अपना न्यूट्रिएंट ले रहा है। आपने देखा इसमें 4 वैरायटी हो सकती है, या तो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं, या तो हेटेरोट्रॉप्स हो सकते हैं, या तो फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं, और या तो मिक्सोट्रॉपिक हो सकते हैं कि मिक्स टाइप का न्यूट्रिशन है। तो
यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया प्रोटिस्टा का वो इसी बेसिस पे किया है कि वो न्यूट्रिशन कैसे ले रहे हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो जैसे कि सबसे पहले एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा आर हेटेरोट्रॉप्स। अब आगे बात समझ, कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं जो किसके जैसे हैं, एनिमल के जैसे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉप्स होंगे, बिकॉज एनिमल कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। आगे बात समझ में। दूसरे की बात करें, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एक तो एनिमल लाइक हो गए तो चलो वो हेटेरोट्रॉप्स हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट आर फोटोसिंथेटिक। अब प्लांट है तो प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्यों होते हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, मींस ऑटोट्रॉप्स हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसीलिए जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं उसको हम लोग फोटोसिंथेटिक करने के कारण वो इस कैटेगरी में आ गए। लास्ट बात करें, फंगस लाइक प्रोटिस्टा आर पैरासिटिक और डीकम्पोजर्स। तो मतलब अब कुछ ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जो फंगस की तरह भी होते हैं। तो फंगस की तरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, फंगस की तरह जो होते हैं वो पैरासाइट हो सकते हैं या तो डीकम्पोजर्स हो सकते हैं, मतलब बेसिकली हेटेरोट्रॉप्स होंगे। तो हमें यहाँ से एक बात और समझ में आई कि जो ये प्रोटिस्टा किंगडम है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिक्सचर है। इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल जैसे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट जैसे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो फंगस जैसे हैं। मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा वाला मैशअप हो रखा है किस किंगडम में, किंगडम प्रोटिस्टा में। तो क्या होगा, इसमें 3 टाइप के, मतलब अलग अलग टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। कुछ मिलेंगे जो सिमिलर होंगे टू प्लांट्स, कुछ होंगे जो सिमिलर होंगे टू एनिमल्स, एंड कुछ होंगे जो सिमिलर होंगे टू फंगस, फंजाई। इज दैट क्लियर? तो ये था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट। और वो बेसिस क्या है, बेसिस है बाय द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग देयर न्यूट्रिएंट्स, कैसे वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसके बेसिस पे प्रोटिस्टा को फर्दर क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे क्लासेस ऑफ प्रोटिस्ट। तब क्लासेस ऑफ प्रोटिस्ट में ये आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, देयर आर 5 क्लासेस। फर्स्ट इज क्राइसोफाइट्स, सेकेंड इज डायनोफ्लैजेलेट्स, थर्ड इज यूग्लेनॉइड्स, fourth is slime molds and fifth is protozoans. These are the 5 classes of protista. अब अगर इसमें हम बात करें कि 3 कैटेगरी हो सकती है, आपने पढ़ लिया था, या तो ऑटोट्रॉपिक होंगे, या तो हेटेरोट्रॉपिक होंगे, और या तो पैरासिटिक या डीकम्पोजर्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट मतलब किसकी तरह हो गए, प्लांट लाइक। किसकी तरह हो गए, प्लांट लाइक। उसमें कौन कौन आ जाएगा, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लेनॉइड्स। इज दैट क्लियर? अब ये आओ जो सैप्रोफिटिक। तो सैप्रोफिटिक मतलब किसकी तरह हो गए, फंजाई लाइक, फंगस के जैसे हो गए, फंजाई लाइक। तो फंजाई लाइक क्या हो गए भाई, फंजाई लाइक में आ जाते हैं स्लाइम मोल्ड्स। कौन आ जाते हैं, स्लाइम मोल्ड्स। और लास्ट में बात करें प्रीडेटर या पैरासिटिक, इसमें बोले तो ये कैसा मोड है, हेटेरोट्रॉपिक मोड है। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड है तो इसमें कौन आ जाएंगे, प्रोटोजोन्स, मतलब कि एनिमल लाइक। किसकी तरह, एनिमल लाइक। तो ये था किसका क्लासिफिकेशन, प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देयर आर 5 क्लासेस, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। इज दैट क्लियर? यस। और ये ऊपर के तीनों कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, मतलब प्लांट लाइक है। जो फोर्थ वाला है स्लाइम मोल्ड्स, इट इज सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, मतलब कि किसके जैसा, फंजाई लाइक है। और लास्ट वाला जो है वो है प्रोटोजोन्स, मतलब वो प्रीडेटर या पैरासिटिक है, बोले तो एनिमल लाइक। किसकी तरह है वो, एनिमल लाइक। होप सो आपको ये समझ आया होगा। अब हम डिटेल में एक एक जो हमने पढ़ा है डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रोटिस्टा, अब हम उसमें से एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स के बारे में आपको पहले से क्या पता है, क्राइसोफाइट्स के बारे में पहले से जो आपको पता है ये होते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। किसकी तरह होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं, मतलब ये प्लांट लाइक होते हैं। तो चलिए देखते हैं, फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मराइन एनवायरमेंट्स। तो आपको इनका हैबिटेट याद रखना है कि जो सबसे पहली बात क्राइसोफाइट्स होंगे हमें फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और हमें मराइन एनवायरमेंट में भी मिल सकते हैं, ये इनका हैबिटेट हो गया। आगे माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, इसलिए हम इनको बोलते हैं प्लैंकटन। तो ये बहुत ही छोटे होते हैं, ऐसे आपको नेकेड आई से दिख जाए ये बहुत ही रेयर है, तो इसलिए ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। अब इसका क्या मतलब है, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, इसका ये मतलब है, देखो करंट किस चीज को बोलते हैं, करंट इज एनीथिंग मूविंग, एनीथिंग विच इज मूविंग इज नोन एज करंट। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब अगर हवा चल रही है, हवा चल रही है तो हम उसको बोलते हैं एयर करंट। पानी अगर इधर उधर हो रहा है, पानी मूव कर रहा है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, वाटर करंट।
तो चलो आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि करंट क्या होता है। अगर हवा चल रही है तो इट इज़ एयर करंट, पानी चल रहा है तो इट इज़ वाटर करंट। अब होता क्या है, ये इतने छोटे होते हैं एज सच, उनका कुछ इतना ज़्यादा खास साइज़ नहीं है। तो जहाँ जैसे जैसे पानी मूव करता है, ये जो हमारे क्राइसोफाइट्स होते हैं ये पानी के डायरेक्शन में ही उसके साथ साथ में मूव करते जाते हैं। इसका क्या मतलब हो गया, दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर। जिस डायरेक्शन में पानी का मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में हमारे क्राइसोफाइट्स भी मूव करते चले जाते हैं। दैट इज वाई दे आर नोन एज प्लैंकटन। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, प्लैंकटन बोला जाता है। तो होप सो आपको प्लैंकटन समझ में आया होगा कि प्लैंकटन क्या होता है। आया ही होगा कि प्लैंकटन होता है कि मैम एनीथिंग विच मूव पैसिवली विद वाटर करंट्स इज नोन एज प्लैंकटन। तो ये कैसे होते हैं, प्लैंकटन होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। अब ज्यादातर जो इनमें होते हैं ना, कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक। ये बात आपने पहले ही पढ़ ली, बिकॉज दे आर प्लांट लाइक। इट इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे। अब जो दो फर्दर ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व हैं, किसमें, क्राइसोफाइट्स में, उसमें से पहला है डायटम्स और दूसरा कौन सा है, गोल्डन एल्गे, जिनको हम बोलते हैं डेस्माइड्स। जिनको हम क्या बोलते हैं, डेस्माइड्स। तो क्राइसोफाइट्स में फर्दर दो ग्रुप क्या इन्वॉल्व है, फर्स्ट इज डायटम and second is golden algae or desmites. These are the two groups which are further included in chrysophytes. Is that clear? Yes. अब आगे देखें तो they have siliceous cell walls forming two thin overlapping shells which fit together as a soap box. आपने soap box देखा होगा। soap box कैसा होता है, soap box ऐसा होता है, एक तो नीचे होता है एक बॉक्स जिसमें बेसिकली यू पुट द सोप। दिस इज ब्लैक कलर का सोप, SOAP, ये सोप है ब्लैक कलर का। और इसके ऊपर से एक इसका ऊपर होता है कैप, जिसके उसके ऊपर फिट हो जाता है। ऐसे होता है ना कुछ सोप बॉक्स, एक नीचे होता है बॉक्स और उसके ऊपर एक बॉक्स, ये फिट हो जाता है। दिस इज द सोप बॉक्स स्ट्रक्चर। तो होता क्या है, जो हमारे डाई एटम्स होते हैं, डाई एटम्स के ऊपर सिलिका की दो ऐसे लेयर्स होती हैं। सिलिका की बनी हुई दो लेयर्स हैं, दो लेयर्स होंगी, ठीक है, एक ऐसे नीचे रहती होगी और एक ऐसे ऊपर। तो ये सिलिका की बनी हुई दो लेयर्स हैं जो डाई एटम जो है ना उसकी बॉडी को पूरा कवर कर लेती हैं और ये एक दूसरे में ऐसे करके फिट रहती हैं। फिट है ना, ये देखो ये केस और उसके ऊपर ऐसे करके फिट है। तो क्या लिखा हुआ है, दे हैव सिलिकस सेल वॉल forming two thin overlapping shells which fit together as a soap box. तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो डायटम्स की बॉडी होती है वो सिलिका की दो बहुत ही थिन ओवरलैपिंग शेल से कवर्ड होती है, जो एक दूसरे में किस तरीके से फिट होती हैं, फिट होती हैं लाइक अ सोप बॉक्स। तो दे हैव सिलिका की कवरिंग। आगे, द वॉल डिपॉजिट ऑफ डायटम्स ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इन द हैबिटेट इज नोन एज डायटोमीशियस अर्थ। दिस इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। अब इसका क्या मतलब है, देखो इसका ये मतलब है, आपने देखा कि उनकी बॉडी पे सिलिका की कवरिंग होती है, ठीक है, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, ओके मैम होती है, डन। अब होता क्या है, बहुत दिन के बाद जो ये इनकी वॉल है जो पूरी सिलिका की बनी हुई है, एक जगह पर ये इनकी डेथ होती होगी या जो भी, डिपॉजिट होते जाते हैं प्रोटिस्ट डाई एटम्स बेसिकली। तो डाई एटम्स यहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, और उनकी जो पूरी सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, उनकी जो पूरी सेल वॉल है वो बनी हुई है सिलिका की। तो जिस जगह पे ये डिपोजिशन होता जाता है कई सालों तक, वहां पर क्या बन जाता है, वहां पे फॉर्मेशन हो जाती है डायटोमीशियस अर्थ की। किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, डायटोमीशियस अर्थ। और ये किसके काम आती है, एंड दिस इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। तो अब क्या होता है भाई, सिलिका है, इतना सारा डिपॉजिट हो गया है, उसे क्या बोलने लगे, उसे बोलने लगे डायटोमीशियस अर्थ। तो अब उसे कुछ यूज में ले लेते हैं, हम कुछ ऐसे में यूज करते हैं जो हमारे काम आए, तो उसको काय में यूज करते हैं, उसको हम यूज करने लगते हैं फॉर पर्पज ऑफ पॉलिशिंग, एंड सेकेंड इज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। ठीक है, तो उसको इन दो कामों के लिए हम लोग यूज करते हैं। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। अब इसका क्या मतलब है, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, मतलब क्या होता है प्रोड्यूसर्स का। तो देखो आप आगे चल के पढ़ोगे फूड चेन एंड फूड साइकिल एंड एवरीथिंग, ट्रॉपिकल लेवल जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स, फिर होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फिर होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर होते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। मतलब प्रोड्यूसर इज समवन जो क्या करता है, सन से आने वाली जो एनर्जी है उसको एक्सेप्ट करके, उसको पकड़ के इन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स को ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं।
ये होती है डेफिनेशन ऑफ अ प्रोड्यूसर। कि प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर वो होते हैं जो आने वाली सन की रेडिएशंस को ट्रैप करके और सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स को ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट करते हैं, वो कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स। अब ये क्या लिखा हुआ है? डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। तो क्या मतलब इसका चीफ प्रोड्यूसर्स? मतलब ओशन वाला जो इकोसिस्टम है, ओशन के इकोसिस्टम में अगर हम पूछें कि मेनली आप बताइए कि वहाँ पे प्रोड्यूसर की तरह कौन काम कर रहा है, तो वहाँ पे मेनली जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन है? मेनली वहाँ पर डाई एटम्स जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूसर्स होते हैं। आगे आपको बात समझ में? तो ये बहुत ही ईजी बात है। यहाँ पे डायटोमीशियस अर्थ का कॉन्सेप्ट आपको नहीं भूलना है, इसको याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये आपने सारा किसके बारे में पढ़ा? आपने सारा पढ़ा क्राइसोफाइट्स या फिर डाई एटम्स, और इसमें क्या क्या आते हैं? आपने पढ़ा क्राइसोफाइट जिसमें दो ग्रुप्स आते हैं, डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गे या फिर डेस्माइट्स। अब जो हम अगला ग्रुप पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। ये सेकेंड टाइप के प्रोटिस्ट होते हैं, सेकेंड टाइप के प्रोटिस्ट होते हैं ना, डायनोफ्लैजिलेट्स। आपने 5 क्लासेस पढ़ी हैं, ठीक है, क्लासेस ही मत भूल जाना। तो आपसे सेकेंड पढ़ा था डायनोफ्लैजिलेट्स। इसमें भी आपने क्या पढ़ा था? आपने इसमें पढ़ा था कि दीज आर फोटोसिंथेटिक, मतलब बेसिकली ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और ऑटोट्रॉप्स हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, तो आप इन्हें किस कैटेगरी में डालोगे? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में। किस कैटेगरी में डालोगे? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। तो मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। अब मराइन होते हैं ये, अब इसमें फ्रेश वाटर नहीं है, याद रखना है। ये डाई एटम्स में था कि उसमें वो फ्रेश वाटर भी थे, तो इनका हैबिटेट सिर्फ और सिर्फ कैसा है? मराइन, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मराइन वाटर वाली कंडीशन में हमको मिलेंगे। सेकेंड चीज, दे आर फोटोसिंथेटिक। तो आप बोलोगे मैम ये हमें पहले से पता है, आपने कुछ नया बताओ। तो ये बात आप बहुत पहले से सीख गए हैं। येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर बेस्ड ऑन द मेन पिगमेंट इन द सेल। अब ऑब्वियस ही बात है, इनकी बॉडी जो है, इनकी बॉडी में कई सारी सेल्स हैं। कई सारी सेल्स क्यों हैं? यूनिसेल्यूलर है ना, ये तो यूनिसेल्यूलर है ना, तो कई सारी सेल्स क्यों हैं? सिंगल सेल है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यूकैरियोटिक है, ठीक है। अब इनकी बॉडी में जो भी पिगमेंट प्रेजेंट हुआ ऑब्वियसली उस कलर के दिखने लगेंगे। आगे आपको बात समझ? मान लो इनके अंदर येलो येलो पिगमेंट है, नहीं ब्लैक ब्लैक पिगमेंट है, तो ये कैसे दिखेंगे? ब्लैक ब्लैक कलर के दिखेंगे। आ रही है बात समझ? दूसरा अगर मैं बनाऊं, अगर यहाँ पे येलो, तो और ये येलो येलो दिखेंगे, दिख रहा है येलो येलो, क्योंकि इनकी बॉडी में येलो कलर का पिगमेंट है। तो मैं समझाना क्या चाह रही हूँ? मैं आपको ये बताने चाह रही थी कि जो भी इनकी बॉडी में पिगमेंट होगा ये उसी कलर के आपको दिखेंगे, और वो कलर क्या क्या हो सकते हैं? येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड कलर बेस्ड ऑन द मेन पिगमेंट इन द सेल। क्लोरोफिल अगर मेन पिगमेंट है तो ग्रीन दिखेंगे, अगर कैरोटीनॉइड्स है तो थोड़े से ऑरेंज येलो टाइप दिखेंगे। तो पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है इनकी बॉडी में, उसके बेसिस पर इनका बॉडी कलर होगा, ठीक है। सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। आ रही है बात समझ में? अब जो इनकी बॉडी होती है, देखो ये बना हुआ है आपके सामने एक डायनोफ्लैजिलेट, तो जो डायनोफ्लैजिलेट है उसकी बॉडी पे आप देखोगे तो इनकी बॉडी में सेल्यूलोज की प्लेट्स होती हैं। सेल्यूलोज की प्लेट्स इन द सेंस आप समझ रहे हो, सेल्यूलोज की प्लेट्स इनकी पूरी बॉडी कवर होती है। तो ये सेल्यूलोज की प्लेट्स इनकी पूरी बॉडी कवर होती है, तो अब हो क्या रहा है उससे? इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है। आप खुद ही सोचो, आर्मर लाइक हो जाती है इनकी बॉडी। आपने देखा होगा, आपने कुछ पुरानी मूवी, बाहुबली टाइप मूवीज देखी होंगी आपने, तो उसमें वो एक ऐसी शील्ड नहीं होती आगे जिसको ऐसे करके प्रोटेक्ट, पकड़ के वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, देखा होगा ना आपने। तो वो जो आगे वो लोग पकड़ते हैं वो स्टिफ प्लेट्स होती हैं ना, कि अगर कोई उनको एरो मारे या कुछ भी उन्हें तलवार मारे तो वो बच जाए, उन्हें लगे ना। तो बस उसी तरह की सेल्यूलोज की प्लेट्स से पूरी बॉडी ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट कवर होती है, तो इसलिए वो कैसा हो जाता है? स्टिफ हो जाता है। ये प्लेट्स कैसी होती हैं? बहुत ज़्यादा स्टिफ बना देती हैं उसकी बॉडी को। सेल्यूलोज की प्लेट्स होती हैं, उसकी पूरी बॉडी को कवर करके रखती है, किसकी? डायनोफ्लैजिलेट्स की, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, हार्ड स्ट्रक्चर हो जाता है उसका। तो आपको याद रखना है कि येस, डायनोफ्लैजिलेट्स की जो बॉडी होती है इट इज़ इंटायरली कवर्ड विद सेल्यूलोजिक प्लेट्स। ईजी, बहुत ईजी पॉइंट है ये। अब आगे अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला, one lies longitudinally and the other transversely in a furrow between the wall plates। अब इसका क्या मतलब है? इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं। ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ठीक है मैम, ठीक है, आपने कुछ बहुत नया नहीं बता रहे हो, आप 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, लेकिन 2 फ्लैजिला की पोजीशन कैसी है वो बात इंपॉर्टेंट है। 2 फ्लैजिला ऐसे ही नहीं लाए कर रहे हैं,
ठीक है। एक फ्लैजिला जो होता है वो लाई करता है लॉन्गिट्यूडनली। कैसे लाई करता है? लॉन्गिट्यूडनली। लिखा हुआ है ना, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली इन द सेंस, जैसे मैं अगर आपके सामने एक प्रोटिस्टा बनाऊं, ये डायनोफ्लैजिलेट बनाऊं इस टाइप का कुछ, तो एक जो इनका फ्लैजिला है वो ऐसे करके लॉन्गिट्यूडनली लाई कर रहा है। ब्लैक कलर से बना देती हूँ, ये है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली लाई कर रहा है। बट द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। अब इसका क्या मतलब है? जो दूसरा वाला फ्लैजिला है वो ट्रांसवर्सली लाई कर रहा है, ठीक है। आपको ये भी समझ आ गया होगा, दूसरा वाला फ्लैजिला ट्रांसवर्सली लाई कर रहा है, ट्रांसवर्सली। तो ट्रांसवर्सली का क्या मतलब है? ट्रांसवर्सली बिटवीन द वॉल, फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। जो वॉल्स हैं उसकी पूरी बॉडी पे सेल्यूलोज की, याद आ रहा है, सेल्यूलोज की बहुत सारी प्लेट्स हैं जो उसकी बॉडी को कवर करके रखा है। उनके बीच में जो गैप है, जो फरो है, जो गैप है, उसमें से एक फ्लैजिला निकलता है। आ गई बात समझ? तो इसीलिए वो जो सेकंड वाला फ्लैजिला है वो कैसा है? ट्रांसवर्स इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। तो जो पूरी बॉडी की वॉल्स हैं उनके बीच में स्पेस क्रिएट होगी, जिसे बोल रहे हैं फरो। फरो में से ओरिजिनेट हुआ एक और फ्लैजिला जिसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजिला। और पहला वाला फ्लैजिला कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। तो याद रखने की बात क्या हो गई? डायनोफ्लैजिलेट्स जो हो गए, उनका नाम ही डायनोफ्लैजिलेट्स है। दो फ्लैजिला होते हैं उसमें, एक फ्लैजिला होता है लॉन्गिट्यूडनली और दूसरा फ्लैजिला जो होता है वो होता है ट्रांसवर्सली। कैसा होता है? ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है। और वो ट्रांसवर्स वाला फ्लैजिला ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? तो वो ओरिजिनेट हुआ है बिटवीन वॉल प्लेट्स, ठीक है। वॉल प्लेट्स के बीच में जो फरो है उसके बीच में से वो ओरिजिनेट हुआ है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स एग्जांपल गोनियोलेक्स मल्टीप्लाई रैपिडली सो दैट द रेड सी अपीयर्स रेड, रेड टाइड, जिसे हम बोलते हैं रेड टाइड। They releases toxin that kills marine animals like fishes. अब ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने डिस्कस कर लिया था कि जो पिगमेंट डायनोफ्लैजिलेट के अंदर प्रेजेंट होता है, डायनोफ्लैजिलेट उसी कलर का दिखता है। तो एक रेड कलर का डायनोफ्लैजिलेट होता है जिसका नाम क्या है? गोनियोलेक्स। क्या है? गोनियोलेक्स। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल कौन हो गया? गोनियोलेक्स। तो गोनियोलेक्स जो होता है वो क्या करता है? वो बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन करता है, मतलब बहुत जल्दी 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 डिवाइड होता है, अपनी पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ाता है। अब एक ओशन है, ओशन किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। वेरी गुड, ओशन है, ब्लू कलर का है, लेकिन अब उसमें क्या हो रहा है? रेड वाला जो डायनोफ्लैजिलेट है वो बहुत तेजी से डिवाइड करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो क्या होगा? पूरा जो सी होता है वो रेड कलर का दिखने लगता है। कैसे दिखने लगता है? रेड। और ये जो फिनोमेना हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रेड टाइड फिनोमेना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेड टाइड फिनोमेना। तो अगर अब कहीं क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ रेड टाइड फिनोमेना या व्हाट इज द कॉज ऑफ रेड टाइड फिनोमेना, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? आप आंसर लिखेंगे इट इज ड्यू टू द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रेड डायनोफ्लैजिलेट नेम गोनियोलेक्स। ठीक है, गोनियोलेक्स जो है वो बहुत तेजी से डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है और सी को पूरा क्या कर दे रहा है? रेड। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रेड टाइड। दे रिलीज टॉक्सिन दैट किल्स मराइन एनिमल्स लाइक फिशेस। और जब वो अब इतने ज़्यादा बढ़ गए, उनकी पॉपुलेशन एक सी में इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सी पूरा रेड दिखने लगा, तो क्या होगा? जो फिशेस हैं, फिशेस वगैरह हैं, वो भी वहाँ मरने लगेंगी। क्यों मरने लगेंगी? क्यों मरने लगेंगी? क्योंकि वहाँ पे टॉक्सिन रिलीज हो रहा है, ठीक है, जो वहाँ के जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आपको डायनोफ्लैजिलेट सारा समझ में आया होगा। आगे अब हम देखते हैं यूग्लेनॉइड्स। तो यूग्लेनॉइड्स इज द थर्ड क्लासिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन यूग्लेनॉइड्स की अगर बात करें तो मेनली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। तो ये कैसा होता है? फ्रेश वाटर। आपने अभी और पहले भी पढ़ा, तो पहले वाला फ्रेश और मराइन दोनों हो सकता है। सेकंड डायनोफ्लैजिलेट जो था वो सिर्फ और सिर्फ कैसा होता है? मराइन होता है। और अब हम थर्ड कैटेगरी पढ़ रहे हैं यूग्लेनॉइड्स, जो कैसे होता है? यूग्लेनॉइड्स होते हैं मेनली फ्रेश वाटर होते हैं, बट फ्रेश वाटर होने के साथ दे फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। अब ना व्हाट डू यू मीन बाय स्टेगनेंट वाटर? तो स्टेगनेंट वाटर का मतलब होता है रुका हुआ पानी। क्या मतलब होता है? रुका हुआ पानी। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। तो आपको पता चल गया हैबिटेट क्या है, ठीक है, यहाँ पे मिलेंगे। अब अगर बात करें, हमने पढ़ा था ना सेल वॉल प्रेजेंट होती है डायनोफ्लैजिलेट्स से, उसमें क्या की थी? सेल्यूलोज की थी, पूरी बॉडी को कवर करके रखा था। यूग्लेनॉइड्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें सेल वॉल नहीं होती, उसमें सेल वॉल नहीं होती। तो अब जब सेल वॉल नहीं होती तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। आपने उसे सेल वॉल छीन लिया उससे, तो अब उसको इन टर्न कुछ स्ट्रक्चर तो देना पड़ेगा ना। तो जो इन टर्न उसमें जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसमें पेलिकल प्रेजेंट होता है।
उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, उसमें दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेलिकल। तो पेलिकल क्या है, पेलिकल इज नथिंग बट अ प्रोटीन रिच लेयर, प्रोटीन रिच लेयर। अब आ जाओ इधर पे, क्या कॉन्सेप्ट है कि मान लो ये एक यूग्लेनॉइड है, ठीक है, ये एक यूग्लेनॉइड है। अब यूग्लेनॉइड पे अगर यहाँ पे सेल वॉल होती, इन केस होती नहीं है, मैं अपने मन से मान रही हूँ, अगर होती तो क्या होता है, ये बहुत स्टिफ हो जाता, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता। आ रही है बात आपको समझ में? लेकिन अब इसमें मैंने क्या बोला, इस पे तो ये है ही नहीं, इस पे ये जो ब्लैक वाली लेयर है ये है ही नहीं, जो ब्लैक वाली लेयर है वो है ही नहीं। तो फिर अब जब नहीं है तो फिर क्या, तो उनमें वो हार्ड हो जाते, इसीलिए उनमें यहाँ पर सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन की लेयर होती है, प्रोटीन की कवरिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पेलिकल। अब ये जो प्रोटीन की कवरिंग है, पेलिकल है, तो क्या करेगी, ये उसको बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं होने देगी और साथ ही उसको फ्लेक्सिबल बनाएगी फॉर द मूवमेंट। आ रही है बात समझ में? तो अब वो स्टिफ नहीं हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, और जब फ्लेक्सिबल हो गया तो उसको मूवमेंट करना बहुत ईजी हो गया। तो इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, इट गिव फ्लेक्सिबिलिटी। मेन काम क्या हो गया पेलिकल का, फ्लेक्सिबिलिटी देना, ताकि मूवमेंट ईजिली हो पाए। दे हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग। तो यहाँ पे भी दो फ्लैजिला होते हैं, जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स में भी दो फ्लैजिला थे, तो यूग्लेनॉइड्स में भी सिमिलरली दो फ्लैजिला मिलते हैं। पहला तो होता है छोटा और दूसरा होता है बड़ा। तो एक शॉर्ट और एक लॉन्ग फ्लैजिला आर प्रेजेंट किसमें, यूग्लेनॉइड्स में। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा यूग्लेनॉइड्स के बारे में। आगे देखते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब इसका क्या मतलब है, दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर भाई बोलोगे आप मैम ये सब मत बताओ, ये तो हमें पहले से पता है, क्योंकि आपने उसका क्लासिफिकेशन अच्छे से डिटेल में देखा है कि जो ऊपर की तीन क्लासेस थी, दैट इज क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लेनॉइड्स, उनमें क्या होता था, उनमें प्लांट लाइक न्यूट्रिशन होता था। प्लांट लाइक न्यूट्रिशन मतलब उसमें ऑटोट्रॉप्स थे वो, तो बेसिकली उनमें फोटोसिंथेसिस होता था। आगे बात समझ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, वेरी गुड, ओके। इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, लेकिन अगर कभी सनलाइट नहीं हुई तो क्या होगा, दे बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉप्स बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। हाँ ये क्या हो गया, आपने तो बताया था कि ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अब ये हेट्रोट्रॉप्स कैसे हो गए, कुछ मिक्सोट्रॉप टाइप का नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो यस, यूग्लेनॉइड्स इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। समझ आ रहा है? इनका क्या केस है, इनका केस ऐसा है कि अगर सनलाइट है तो सनलाइट को यूज करके ये क्या कर लेंगे, फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, वेल एंड गुड। लेकिन अगर कभी सनलाइट नहीं मिली तो आप क्या मर तो जाएंगे नहीं, सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना है। तो ये कैसे, ये अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज कर लेते हैं ऑटोट्रॉप टू हेट्रोट्रॉप, और अब ये क्या करते हैं, ये दूसरे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन पर फीड करके सर्वाइव कर लेते हैं। आगे आपको बात समझ? तो इनका न्यूट्रिशन कैसा हो गया, मिक्सोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। द पिगमेंट आर आइडेंटिकल टू दोज इन हायर प्लांट। अब वही इनको आप क्यों बोल रहे हो मैम प्लांट लाइक, जब इनका तो न्यूट्रिशन जो है वो तो मिक्सोट्रोप है। तो उसका रीजन क्या हो गया कि इनकी बॉडी में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो किसकी तरह होते हैं, जो हायर प्लांट्स के पिगमेंट होते हैं, और वो जनरली क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड एटसेट्रा। आगे बात समझ? तो यहाँ पर जो पिगमेंट है वो हायर प्लांट के जैसे हैं, इसीलिए जो हमारे यूग्लेनॉइड्स हैं उनको हम प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में रखते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है यूग्लेनॉइड्स का, एग्जाम्पल आपको बहुत ही फेमस एग्जाम्पल यूग्लिना, ठीक है, बहुत इजी और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल यूग्लिना, जो लर्न भी इजीली हो जाता है, ये देख सकते हैं आप यूग्लिना। आगे अब हम देखते हैं स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स किस कैटेगरी में थे, स्लाइम मोल्ड्स जो थे वो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट थे, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, मतलब आपको यहाँ से इनका न्यूट्रिशन क्लियर होना चाहिए कि दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। फंजाई जो होती है वो हेट्रोट्रॉप होती है, और हेट्रोट्रॉप में भी कैसा, बेसिकली सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो ये कैसा हो गया, दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। आगे देखें, द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर। अब जो स्लाइम मोल्ड की बॉडी होती है तो यूनिसेल्यूलर ही ना, क्योंकि भैया प्रोटिस्ट है। तो कैसे होता है, इनकी जो बॉडी होती है, मान लो यहाँ पे पत्ती वत्ती कुछ तो भी कुछ पड़े हुए हैं, ऑर्गेनिक मैटर ब्ला ब्ला ब्ला, फीकल मैटर, बहुत कुछ ऐसा एक्सेट्रा ढेर है। तो इनकी बॉडी जो होती है ना वो मूव करती है इसकी तरफ, और मूव करके क्या करती है, इनगल्फ कर लेती है, कहाँ गया, इनगल्फ कर लेती है सारे ऑर्गेनिक मैटर को अपने अंदर। क्या लिखा हुआ है, इनगल्फिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल।
सारे ऑर्गेनिक मैटर को इनगल्फ करती जाती है। तो दिस इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे हैव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, डेड और ऑर्गेनिक मैटर जो है ना उस पर ये फीड कर रहे हैं, तो इसलिए इनका न्यूट्रिशन कैसा हो गया, सैप्रोफिटिक हो गया। समझ में आया, ये इस तरीके से ये अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म अ एग्रीगेशन कॉल्ड अ प्लाज्मोडियम, इट मे स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट। अब देखिए फंगस की लाइफ में, स्लाइम मोल्ड्स की लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ, खाना पानी रहना सोना सब कुछ बढ़िया, मज़ेदार जिंदगी चल रही है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब जब कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, मतलब कंडीशन सारी सूटेबल है, तो ऐसी कंडीशन में अब कुछ तो पर्पस होना जिंदगी का। तो जब सारी कंडीशन सूटेबल होती हैं, उस कंडीशन में एक चीज़ की क्रिएशन होती है, एक एग्रीगेशन की जनरेशन होता है, वो बनाता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। तो स्लाइम मोल्ड्स अंडर सूटेबल कंडीशन एक एग्रीगेशन क्रिएट करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। आप ऐसे समझ सकते हैं कि सूटेबल कंडीशन में जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं जिसे हम, प्लाज्मोडियम। इट में स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। अब क्या इसका मतलब है, सेवरल फीट तक जा सकता है। तो प्लाज्मोडियम की जो ग्रोथ होती है ना, वो कोई रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ नहीं है कि इतना सा उगा और फिर बस रुक गया, इतना सा बना और फिर रुक गया। जो प्लाज्मोडियम है वो कितनी भी फीट्स तक ग्रो कर सकता है, कितने भी फीट्स तक, उसको उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतना ग्रो करेगा कि इतना नहीं करेगा, कितने भी फीट्स तक प्लाज्मोडियम ग्रो कर सकता है। तो आपको क्या समझ में आया, जब सूटेबल कंडीशन होती है, सब कुछ फेवरेबल होता है, तो जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो एक एग्रीगेशन क्रिएट करते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, बोलते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अब जब कभी अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, नींद पूरी नहीं हो पा रही, सो नहीं पा रहे, मतलब बहुत दिक्कतें आ गई, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटनिंग बॉडी बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप। अब जो वही जो अच्छे वक्त में बोलते हैं ना, अगर आप किसी के अच्छे वक्त में साथ दोगे, आप उसके मतलब बुरे वक्त में साथ दोगे आप किसी का, तो फिर जब आपका बुरा वक्त आएगा तो वो आपकी भी हेल्प करेगा। तो अब बेचारे स्लाइम मोल्ड का क्या आ गया, बुरा वक्त आ गया है, लेकिन जब इसका अच्छा वक्त था ना, तब इसने दूसरे लोगों की हेल्प की थी, मतलब इसने अपने बुरे समय के लिए प्लाज्मोडियम को बना के रखा था, इसने अपने बुरे समय के बारे में सोचा था। तो जब इसने अपने बुरे समय के बारे में सोच के प्लाज्मोडियम बनाया था, तो अब जब बुरा समय आ गया है तो यही प्लाज्मोडियम इसको हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, जो प्लाज्मोडियम है, सपोज दिस इज प्लाज्मोडियम, ये क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है और इसके ऊपर डेवलप होती है फ्रूटनिंग बॉडीज। इसके ऊपर क्या डेवलप होती हैं, फ्रूटनिंग बॉडीज। दिस इज अ फ्रूटनिंग बॉडी। किसके ऊपर डेवलप होती हैं फ्रूटनिंग बॉडीज, फ्रूटनिंग बॉडीज डेवलप्स ओवर प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है वो डिफरेंशिएट हो गया, मैच्योर हो गया, उसके ऊपर क्या बन गई, उसके ऊपर बन गई फ्रूटनिंग बॉडी। और जो फ्रूटनिंग बॉडी होती हैं उनके टिप पर, दिस इज द टिप, यहाँ पर बहुत सारे इनके टिप पर क्या रहते हैं, इनके टिप पर रहते हैं बहुत सारे स्पोर्स, इनके टिप पर रहते हैं बहुत सारे स्पोर्स। तो क्या समझ में आया, बुरे वक्त में क्या हुआ, प्लाज्मोडियम ने डिफरेंशिएट किया। अच्छे समय में जो प्लाज्मोडियम बना था, बुरे वक्त आने पे वो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हुआ, उसने क्या बनाया, उसने एक फ्रूटनिंग बॉडी बनाई। फ्रूटनिंग बॉडी के टिप पर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट हैं। अब बहुत सारे स्पोर्स जो ये प्रेजेंट है, तो इनके साथ क्या होगा, स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स। स्पोर्स की जो वॉल होती है वो ट्रू वॉल मतलब स्टिफ होती है काफ़ी ज़्यादा। दे आर हाईली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर। अब जब उनकी जो सेल वॉल, जो उनकी वॉल है स्पोर्स की, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, ट्रू वॉल है, तो इसीलिए वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं और इसीलिए वो कई सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। पड़े हैं कोई उनको कुछ नुकसान ही नहीं है किसी से। स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। और अब ऐसे केस में अगर कहीं स्लाइम मोल्ड की डेथ वेथ भी हो गई, तो जो स्पोर्स हैं उसके अंदर वो प्रोटेक्टेड है कि वो एयर करंट के साथ जाएंगे, डिस्पर्स होंगे, कहीं कहीं भी उड़ के चले गए, जहाँ कंडीशंस फेवरेबल मिली वहाँ पे जाके फिर से वो ग्रो कर जाएंगे स्लाइम मोल्ड्स। तो चलो बुरा वक्त आया था, तो बुरे वक्त में क्या बन गए, बुरे वक्त में स्पोर की फॉर्मेशन हो गई थी, और जो स्पोर की फॉर्मेशन हुई थी उसने फिर कभी आगे जाके स्लाइम मोल्ड्स को एक एग्जिस्टेंस दे दिया था। आगे बात समझ। तो फेवरेबल कंडीशन में बनता है प्लाज्मोडियम, अनफेवरेबल कंडीशन में वही प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होकर बनाता है फ्रूटनिंग बॉडी, और फ्रूटनिंग बॉडी के टिप पर डेवलप होते हैं स्पोर, और वो स्पोर का मूवमेंट होता है एयर करंट के साथ, और वही स्लाइम मोल्ड्स के एग्जिस्टेंस को बना के रखता है। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट स्लाइम मोल्ड्स।
लास्ट में अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रोटोजोअन्स। तो हमने प्रोटोजोअन्स के बारे में क्या देख लिया था? प्रोटोजोअन्स के बारे में हमने ये देखा था कि एनिमल लाइक होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। अब जब ये एनिमल लाइक प्रोटिस्टा होते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बट ऑब्वियसली बात है कौन सा हो गया? हेट्रोट्रॉपिक। कौन सा हो गया? हेट्रोट्रॉपिक। दे आर हेट्रोट्रॉप्स, और हेट्रोट्रॉप्स में भी बेसिकली क्या होंगे? प्रीडेटर और पैरासाइट। या तो प्रीडेटर होंगे या तो पैरासाइट होंगे, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक ये सब नहीं होंगे। क्लियर हो गया? तो इसमें हेट्रोट्रॉप होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, साथ में ये प्रीडेटर और पैरासाइट हो सकते हैं। दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, रिश्तेदार है ये पुराने। एनिमल्स के सबसे पुराने रिश्तेदार कौन है? तो एनिमल्स के सबसे पुराने रिश्तेदार जो हैं वो हैं प्रोटोजोअन्स। कौन है वो? प्रोटोजोअन्स। आगे बात समझ में? तो प्रोटोजोअन्स जो हैं वो रिश्तेदार होते हैं एनिमल्स के लिए, इसलिए उनको एनिमल लाइक प्रोटिस्टा बोलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉपिक, उसमें भी होता है पैरासिटिक एंड प्रेडेटर्स। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, कि प्रोटोजोआ को फर्दर कितने ग्रुप में डिवाइड किया है। तो जो प्रोटोजोआ हैं उनको फर्दर 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, और वो 4 ग्रुप क्या है? पहला है एमेबॉइड प्रोटोजोअन्स। क्या है? अमीबॉइड प्रोटोजोअन। दूसरे कौन से हैं? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। तीसरे कौन से हैं? सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। और लास्ट में है स्पोरोजोअन्स। लास्ट में कौन सा है? स्पोरोजोअन्स। तो ये हम किसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं? हम अब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं प्रोटोजोअन्स का। तो प्रोटोजोअन्स को फर्दर 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एमीबॉइड, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड एंड लास्ट में स्पोरोजोअन्स। तो चलिए अब हम डिटेल में इन एक एक को देखते हैं। एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स की अगर बात करें तो एमीबॉइड आपको इसके नाम से समझ में आ रहा हो कुछ तो भी अमीबा जैसा स्ट्रक्चर होने वाला है। अब अमीबा तो सभी जानते हैं। तो लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, मतलब कि इनके वेराइटी ऑफ हैबिटेट हो सकते हैं। दे मूव एंड कैप्चर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, फॉल्स फीट, एग्जाम्पल अमीबा। अब ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है, सॉरी हेट्रोट्रॉपिक है, आपको ये पता है। अब हेट्रोट्रॉपिक है मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करने वाले हैं। तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करने ये कैसे जाएं? सपोज दिस इज एन अमीबा और यहाँ पे इसका ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ये ब्लैक ब्लैक कलर का दूसरा ऑर्गेनिज्म है, तो ये यहाँ तक कैसे जाएगा? तो ये यहाँ तक जाता है बाय प्रोजेक्टिंग आउट फॉल्स फीट। कोई असली के पैर नहीं है इनके, बट ये फॉल्स फीट जो इनका साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा ऐसे करके एक्सटेंड करता है और यहाँ पे ये पैर जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फिर ये यहाँ पे और एक्सटेंड करेगा यूं करके ऐसे, फिर ये यहाँ पे और एक्सटेंड करेगा ऐसे, और अल्टीमेटली क्या करेंगे? ये यहाँ पे कवर हो जाएगा और ये जो अब खाना है जो अदर ऑर्गेनिज्म था वो इनकी साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तो दीज फॉल्स फीट आर नोन एज सूडोपोडिया। इन फॉल्स फीट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन फॉल्स फीट को हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया। आगे बात समझ? सूडोपोडिया क्या है? तो सूडोपोडिया आर द फॉल्स फीट, और इसका एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। मराइन फॉर्म हैव सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस। अब जो अमीबॉइड है आपने पढ़ लिया, अमीबॉइड प्रोटोजन फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, सी वाटर भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी, जमीन पे भी रह सकते हैं। जो इनके मराइन फॉर्म होते हैं उनमें सिलिका की कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग होती है? सिलिका की कवरिंग होती है। सम आर पैरासाइट, हेट्रोट्रॉपिक है। तो हेट्रोट्रॉपिक में दो ही चीज हो सकते हैं, या तो प्रीडेटर होंगे या तो पैरासाइट होंगे। तो अभी जो आपने देखा सूडोपोडिया बना के, दैट इज प्रीडेटर, और कुछ इसमें पैरासिटिक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल है एंटामीबा। तो एंटामीबा जो होता है वो बीमारी करता है, अमीबॉइसिस, तो दैट इज व्हाई इट इज अ पैरासाइट। ओके, तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। अगला देखते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स का क्या है? फ्री लिविंग होते हैं और या तो पैरासिटिक हो सकते हैं, या तो किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए, या तो फ्री लिविंग अकेले ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनमें फ्लैजिला होता है, तभी इनका नाम क्या है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। तो इनमें मूवमेंट के लिए क्या रहता है? मूवमेंट के लिए इनमें होता है फ्लैजिला। अमीबॉइड में क्या था? अमीबॉइड में मूवमेंट के लिए प्रोजेक्ट होते हैं सूडोपोडिया, यहाँ पे मूवमेंट के लिए होता है फ्लैजिला। पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस। तो अब इनमें जो पैरासिटिक वाला फॉर्म होता है ना वो एक बीमारी करता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। और इसका एग्जाम्पल कौन है जो ये करता है? ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा। तो ट्राइपैनोसोमा इज अ टाइप ऑफ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ विच कॉज विच डिजीज? विच कॉज स्लीपिंग सिकनेस। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि चलिए बताइए कि स्लीपिंग सिकनेस जो है वो कौन सा पैरासाइट करता है? कौन सा पैरासाइट करता है? तो आपको इसमें आंसर लिखना होगा, आंसर लिखना होगा ट्राइपैनोसोमा विच इज अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। वो प्रोटोजोअन है, एक प्रोटिस्टा है, लेकिन उसमें भी कौन सा? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। क्लियर हो गया? यस।
आगे देखते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के नाम से समझ में आ रहा होगा, एक्वेटिक, एक्टिवली मूविंग यूजिंग सीलिया। अब इनकी बॉडी में मूवमेंट के लिए क्या प्रेजेंट होगा, इनकी बॉडी में मूवमेंट के लिए प्रेजेंट होंगे सीलिया। अब सीलिया और फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है, देखो फ्लैजिला जो होता है ना वो एक सिंगल होता है जनरली और बड़ा होता है, और जो सीलिया होते हैं वो स्मॉल होते हैं लेकिन कई सारे होते हैं। तो ये सीलिया फ्लैजिला में बेसिक डिफरेंस है। दीज आर सीलिया, दिस इज फ्लैजिला। तो ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सीलिएटेड प्रोटोजोन, एक्वेटिक, एक्टिवली मूविंग यूजिंग सीलिया। दे हैव कैविटी कॉल्ड गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड। अब इनकी बॉडी में कैविटी होती है, खाली जगह होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गलेट, जो क्या करती है, इनकी बॉडी में क्या अंदर आना है क्या बाहर आना है ये सारा कुछ कौन रेगुलेट करता है, दिस कैविटी गलेट। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सीलिया वाटर विथ फूड एंटर्स इनटू द गलेट। अब क्या होता है, सीलिया मूवमेंट कर रहे हैं, सीलिया मूवमेंट कर रहे हैं ऐसे करके, तो क्या होगा, जो इनकी बॉडी कैविटी गलेट, इसके अंदर पानी भर जाता है, इसके अंदर से करके रश करके पानी भर गया बहुत सारा, और जब रश करके इनकी बॉडी में पानी भरा तो क्या होगा, पानी में प्रेजेंट जो भी फूड होता है वो इनकी बॉडी में आ गया। जैसे ये बना हुआ है और यहाँ पे कैविटी बना देती हूँ मैं, दिस इज अ कैविटी, ये पूरी कैविटी गलेट है। अब जैसे ही इस प्रोटोजोन ने आगे मूव करा तो क्या होगा, इसके अंदर, इस कैविटी के अंदर पानी भरेगा, और जब इस कैविटी के अंदर पानी भरेगा तो जितना भी खाना प्रेजेंट है वो खाना भी इसकी बॉडी में आ जाएगा। तो दिस इज हाउ सीलिएटेड प्रोटोजोन अपना खाना लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पैरामीशियम। एग्जाम्पल क्या होता है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का, पैरामीशियम। ठीक है, लास्ट देखते हैं स्पोरोजोन्स। लास्ट क्या देखेंगे, स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, दे हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। तो आप आगे चल के क्लास 12 में मलेरिया की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, तो मलेरिया जो होता है वो एक स्पोरोजोन्स के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो होता क्या है उसमें कि उनमें एक उनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आएगी ही आएगी। अब लाइफ साइकिल क्या होता है पूरा डिटेल में स्पोरोजोन्स के हमें नहीं देखना है, लेकिन हमको इंपॉर्टेंट क्या लर्न करना है, हमको ये लर्न करना है कि जो इनकी पूरी लाइफ साइकिल होती है, ड्यूरिंग देयर इंटायर लाइफ साइकिल, उनकी उसमें एक स्टेज बीच में ऐसी आती है जिसमें क्या होता है, जो एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है, इन्फेक्शन कॉजिंग स्टेज होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको स्पोरोजोन्स बोलते हैं। आगे बात समझ, एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट, इट कॉजेज मलेरिया। बोला ना मैंने, आप जब आगे मलेरिया पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम जो होता है वो करता है मलेरिया, और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए उसकी ये स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज रिस्पॉन्सिबल है। ये देख लीजिए, ये है एक्सपोरोजोन, बना हुआ है एक्सपोरोजोन आपके सामने। ठीक है, देख लिया आपने स्पोरोजोन। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो, किसी भी पॉइंट में, कोई भी सेंटेंस में, तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बाकी अगला जो पार्ट होगा इसी चैप्टर का, उसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे ऑफ द किंगडम फंजाई। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।